डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सांख्यिकी में किसी भी समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। फिर उनके आधार पर आप एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समंक सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला है। जो अनुसंधान रूपी महल की नींव का काम करते हैं, इनके संकलन में अगर गलती हो जाए तो महल के ढहने या गिरने की संभावना सदैव बनी रहती है। अतः ये आवश्यक है कि समंकों का संकलन करने से पूर्व सावधानी पूर्वक योजना बना ली जाए, अन्यथा समय, श्रम व धन का अपव्यय होगा ही, साथ ही जो निष्कर्ष आप निकालेंगे वो भ्रामक होंगे, सत्यता की कसौटी पर वो सही नहीं सिद्ध होंगे। समंकों का संग्रहण सांख्यिकी अनुसंधान की एक मूलभूत क्रिया है, जिसे पर्याप्त सावधानी के साथ एकत्र किया जाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सांख्यिकी अनुसंधान के लिए जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, समंकों का संग्रहण करते हैं, तो समंक कितने तरह के होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है और उनको कौन कौन सी विधियों के द्वारा आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समंकों के टाइप से। सांख्यिकी अनुसंधान में समंकों को दो भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट कहलाता है प्राथमिक समंक, प्राइमरी डाटा, और दूसरा पार्ट होता है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक समंक शाब्दिक अर्थ में आप कहें तो ऐसे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए गए हैं, वो प्राथमिक समंक कहलाएंगे। जैसे सरकार जनगणना का डाटा कलेक्ट करती है, वो प्राथमिक समंक है। या इसी तरह से कोई अनुसंधानकर्ता नए सिरे से किसी शहर या नर्सिंग होम में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हाइट कितनी है वो नापना चाहे, तो जो डाटा कलेक्ट वो करेगा वो प्राथमिक समंक कहलाएंगे। और दूसरा टाइप होता है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक समंक वो हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र नहीं करता है, अपितु किसी और अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो समंक एक अनुसंधानकर्ता के लिए प्राथमिक होंगे, वही समंक दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग में अगर लिए जाएं तो वो द्वितीयक समंक कहलाएंगे। मीन्स नटसेल में मैं कहूँ तो ऐसे समंक जो अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रहित नहीं करता है, अपितु किसी अन्य के द्वारा संग्रहित समंकों का उपयोग करता है, तो इस तरह के जो समंक होते हैं वो द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। अब प्राथमिक और द्वितीयक समंक में आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर होता है। प्राथमिक या प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होते हैं और रॉ मटेरियल के रूप में काम में आते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, जबकि सेकेंडरी डाटा एक तरह से नकल किए हुए कॉपीड होते हैं एंड फिनिश गुड्स की तरह होते हैं, एक बार वो काम में आ चुके होते हैं। कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो प्राथमिक समंक बिल्कुल नए सिरे से शुरू से अंत तक अनुसंधानकर्ता द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक अन्य व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा एकत्र किए जाते हैं, जो साधारणतया पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, मीन्स पब्लिश डाटा होते हैं। प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अधिक समय, लेबर चाहिए होती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है क्योंकि बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित करना है, जबकि द्वितीयक समंकों के संग्रहण में समय कम लगता है और पैसा भी कम खर्च होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं।
प्राथमिक समंक जो होते हैं वो अगर आप कलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है उसके अनुकूल ही होते हैं। जबकि द्वितीयक समंकों में ये विशेषता नहीं होती है, क्योंकि वो किसी और उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए होते हैं, बाद में किसी और अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान कार्य के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो दो तरह के समंक हो गए, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अब बात करते हैं इनके कलेक्शन की कि किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राथमिक समंकों का संग्रह। कई मेथड्स हैं इसके। पहला मेथड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसमें हम क्या करते हैं कि जो अनुसंधान करता है वो सूचना देने वाले व्यक्तियों से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करता है। डायरेक्ट आप उनसे मिलते हैं और आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जो सूचनाएं चाहिए वो आप उनसे कलेक्ट करते हैं। ये रीति वहाँ पर उपयोगी होती है जहाँ बहुत उच्च स्तर की शुद्धता की ज़रूरत हो, आपके अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो या स्थानीय प्रकृति का हो, समंकों को गुप्त रखना हो, समंकों में ओरिजिनलिटी, मौलिकता पर अधिक जोर देना हो, तो इन स्थितियों में आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड से डाटा कलेक्ट करते हैं। साथ ही जैसे आप कहें कि सीमित क्षेत्र में, एक लोकेलिटी में किसी परिवार रहते हैं, उनके आय व्यय के संबंध में सूचना एकत्र करनी है आपको, उनकी चिकित्सा की सुविधाओं के बारे में पता करना है, मजदूर किसी लोकेलिटी या फैक्ट्री के हैं तो उनके रहन सहन की स्थिति के बारे में पता करना है, या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने का ट्रेंड है या नहीं है, कितना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो इस तरह की सूचनाएं हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से ले सकते हैं। कहने का मतलब मेरा कि इस विधि में हम सूचना देने वालों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। दूसरा मेथड होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस विधि में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध जो लोग रखते हैं उनसे हम सूचना प्राप्त नहीं करते हैं, वरन थर्ड पार्टी के ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं जो उस समस्या से या सूचना से अवगत हों। इन्हें विटनेस कहते हैं। जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी है उनसे संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, बल्कि किसी और थर्ड पर्सन से सूचना आप कलेक्ट करेंगे, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे मजदूरों की रहन सहन की स्थिति के बारे में सूचना लेनी हो तो हम क्या करें, मजदूरों से डायरेक्ट बात न करके जो मजदूरों के यूनियन बनी हुई है या मिल मालिक हैं उनसे सूचना लेते हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं होंगी वो कहलाती हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। सामान्यतः इस विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अनुसंधान का आपका क्षेत्र बहुत बड़ा हो, सूचना देने वालों से डायरेक्ट कांटेक्ट संभव नहीं हो, या लोगों में अशिक्षा या अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थता का भाव हो, और सूचना देने वालों व्यक्ति सूचना देने में रुचि ही न रखते हों। तो ऐसी स्थिति में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सरकारी जो कमेटियां बनती हैं या आयोग बनते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। इसी पैटर्न पे साक्षी को बुला करके जो घटना से अवगत हों उनसे सूचनाएं लेते हैं और फिर उसके बाद सरकार या सरकारी विभागों में जो भी उनको रिपोर्ट देनी होती है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरा तरीका हुआ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा तरीका होगा संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ लोकल सोर्सेज। जिस अनुसंधान के लिए या स्थान से हमें सूचना चाहिए हम वहाँ पर अपने स्थानीय संवाददाताओं को अपॉइंट कर देंगे।
और ये कॉरेस्पोंडेंट नियमित रूप से जो भी आवश्यक सूचना होगी वो आपको भेजते रहेंगे। आप उस सूचना के आधार पर जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो आप कर सकते हैं। ये मेथड वहीं पर काम में लिया जाता है जहां नियमित रूप से सूचना प्राप्त करनी हो, एक्यूरेसी या उच्च शुद्धता की ज़रूरत न हो, सिर्फ एक ट्रेंड के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, वहाँ पर हम कॉरेस्पोंडेंट को अपॉइंट करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो सूचनाएं छपती हैं या मार्केट के बारे में जो सूचनाएं छपती हैं, शेयर मार्केट है, मेटल का है, तो इनके कॉरेस्पोंडेंट्स होते हैं, वो उस मार्केट से संबंधित व्यक्तियों या वहाँ से सूचना लेकर के अखबार के मालिकों को प्रेषित करते हैं, संपादकों को प्रेषित करते हैं। चौथा तरीका होता है हमारा, सूचना लेने के लिए हम क्वेश्चनर बना दें, प्रश्नावली बना लें। मीन्स जो भी हमारा अनुसंधान का उद्देश्य है उसको ध्यान में रख के हम प्रश्नों की एक सूची बना लेते हैं, फिर कई उसकी कॉपी बना करके सूचना देने वालों के पास डाक के द्वारा भेज देते हैं। वो लोग प्रश्नावली को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार भर के आपको दे देंगे। आपको लेकिन जब आप प्रश्नावली भेजते हैं तो ये भी बताना होता है कि आप ये सूचनाएं क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही आश्वासन भी देना पड़ता है या देना चाहिए कि आप जो सूचनाएं हमें देंगे वो हम गुप्त रखेंगे, उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। प्रश्नावली का उपयोग वहाँ पर हम करते हैं जहाँ जनता साक्षर हो, पढ़ी लिखी हो और अधिक एक्यूरेसी की ज़रूरत हो, क्षेत्र बहुत व्यापक हो, तो इस तरह के स्थानों पर हम प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन में क्या ट्रेंड रहेगा, ओपिनियन सर्वे होता है, तो ओपिनियन सर्वे में जो क्वेश्चनर है वो हम भेज करके सूचकों से सूचना प्राप्त कर लेते हैं और उसके आधार पर आप चाहे ओपिनियन सर्वे हो, बाज़ार में उपभोक्ताओं की रुचि क्या है या मार्केट में फैशन का क्या ट्रेंड आने वाला है, इन सारी समस्याओं के संबंध में सूचनाएं प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त करके फिर आप उसका एनालिसिस करके सॉल्यूशन बताते हैं। एक और तरीका होता है इन्यूमरेटर प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाना। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर है, क्योंकि प्रश्नावली में तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर भेज देते हैं सूचना देने वालों के पास और वो उसको भर के आपको वापस लौटा देते हैं। जबकि अनुसूची में प्रगणकों द्वारा जब आप सूचना भरवाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं कि किसी जो अनुसंधान का हमारा एरिया है, हर एरिया में प्रगणक या इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट कर देते हैं और वो प्रगणक घर घर जा कर के जो भी आपकी सूचना है वो लोगों से कांटेक्ट करते हैं और सूचनाएं उनसे तैयार कराते हैं। मीन्स उनसे सूचना लेकर के आपकी शेड्यूल को भर के फिर आपको वापस लौटाते हैं। एक कारण ये भी है अनुसूची प्रगणकों से भरवाने का कि प्रश्नावली में जो सूचनाएं होती हैं वो एक्चुअली अपूर्ण होती हैं, पर्याप्त शुद्ध भी नहीं होती हैं। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न आपने लिख करके भेजे हैं जिनके पास वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका क्या उत्तर आप चाहते हैं। तो जब प्रगणक किसी व्यक्ति से कांटेक्ट करता है तो वो प्रश्नों को सही ढंग से एक्सप्लेन कर देता है और फिर लोगों के जो रेस्पॉन्स होते हैं वो कलेक्ट करके और आपको प्रेषित करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या होता है, तो मोटे तौर पे आप वैसे समझ गए होंगे। प्रश्नावली में हम क्या करते हैं, डाक द्वारा प्रश्नों की एक सूची भेज देते हैं और वो लोग भर के हमें वापस भेज देते हैं। जबकि अनुसूची में
प्रगणक या इन्यूमरेटर सूचना देने वाले के पास व्यक्तिगत रूप से जाता है और उन प्रश्नों का जो आपने भेजे हैं उनको पढ़ करके, उनको समझा के उनसे जवाब लेता है और लिख करके फिर आपको भेजता है। प्रश्नावली जो है वो उसी जगह काम में आ सकती है जहाँ के लोग शिक्षित हों, जबकि अनुसूची चूँकि प्रगणक को भरना है वो तो लोग चाहे शिक्षित हों अशिक्षित हों, दोनों ही तरह के क्षेत्रों में काम में ली जा सकती है। प्रश्नावली जो है वो मितव्ययी होती है, क्योंकि हमें तो सूचना मांगने के लिए एक क्वेश्चनर डाक से भेजनी और डाक से हमारे पास सूचना आ जाएगी। लेकिन अनुसूची के थ्रू आप सूचना कलेक्ट करते हैं तो आपको प्रगणकों को अपॉइंट करना पड़ता है, उनको ट्रेंड करना पड़ता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो आपका यहाँ खर्चा ज़्यादा होता है। इसी तरह से आप कहें कि शुद्धता या विश्वसनीयता के लेवल पे मैं कहूँ तो प्रश्नावली में जो सूचनाएं होती हैं वो अपेक्षाकृत अनुसूची की तुलना में कम शुद्ध या ऑथेंटिक मानी जाती हैं, क्योंकि अनेक बार प्रश्न जो आपने भेजे हैं सूचना देने वाला भ्रामक सूचना भेज देता है या अशुद्ध सूचना भेजता है। प्रश्नावली में प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त नहीं होते हैं। मान लीजिए आपने 100 प्रश्न भेजे हैं तो जरूरी नहीं है कि 100 प्रश्नों का उत्तर आपको मैं भर के भेजूं, जबकि अनुसूची में प्रगणक आपके पास जाएगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के बताएगा, सुनाएगा, और अब आप उसका जो जवाब देंगे तो वो हम आपके जवाब को लिख करके आगे अनुसंधानकर्ता को भेज देंगे। जो टाइम की बात करूं तो प्रश्नावली में समय अधिक लगता है, क्योंकि डाक से जाएगा, आप बाउंड नहीं कर सकते हैं अगले आदमी को कि आप तुरंत भेजिए, जल्दी भेजिए, जबकि अनुसूची में प्रगणक अब हमारा आदमी होता है, वो वहाँ जा कर के सूचना कलेक्ट कर सकता है और इसके आधार पर फिर आप जो अनुसंधान करना है वो कर सकते हैं। तो प्राथमिक समंकों को संग्रहित करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए इस तरह से ये 5 विधियां हो गई हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होगा, दूसरा तरीका रहेगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का, एक तरीका होगा अपॉइंटमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट इन लोकल एरियाज, एक तरीका होता है क्वेश्चनर भेज के सूचना कलेक्ट करना, और एक तरीका रहेगा इन्यूमरेटर्स को भेज करके शेड्यूल में जो सूचनाएं हम चाहते हैं वो भरवा करके मंगाई जाएं। तो प्राथमिक समंकों के बाद सेकंड पार्ट पे अब आते हैं द्वितीयक समंकों, सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन करना। सेकेंडरी डाटा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इनका एक बार संग्रहण और उपयोग पहले हो चुका होता है, दोबारा जब आप उन्हीं डाटा को काम में लेते हैं तो वो कहलाते हैं द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डाटा। इनको कलेक्ट करने का मुख्य सोर्स पब्लिश सोर्सेज ही होते हैं, प्रकाशित स्रोत से ही ये प्राप्त किए जाते हैं। तो आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, लोकल लेवल पे बहुत सारी संस्थाएं या संगठन होती हैं जो अनुसंधान या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के लिए विभिन्न तरह के सर्वे कराती हैं, अनुसंधान कराती हैं और अपने निष्कर्षों को पब्लिश कराती हैं। और उन पब्लिश्ड डाटा को अगर आप आगे किसी और एनालिसिस, रिसर्च के काम में लेना चाहते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा होंगे। पब्लिश सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ हो गया, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सूचना देने के लिए ये लोग आंकड़े एकत्र करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं। तो इनके द्वारा पब्लिश्ड आंकड़ों को भी आप अपने रिसर्च के काम में ले सकते हैं, लेकिन वो डाटा आपके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पे मैं बात करूं तो सरकारों के अपने प्रकाशन होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। जैसे सभी जगह सांख्यिकी विभाग या डायरेक्टरेट बनी हुई है, आरबीआई का बुलेटिन निकलता है,
स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया पब्लिश होता है। तो इनमें जो आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, उन आंकड़ों को अगर आप अपने अनुसंधान के काम में लेंगे तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। इसी तरह से अर्ध सरकारी संस्थाएं, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद द्वारा भी बहुत सारे डाटा वार्षिक, मंथली या क्वार्टरली पब्लिश किए जाते हैं। जैसे उस एरिया विशेष में लोगों के जन्म या मृत्यु की दर क्या है, वहाँ के लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, लोगों की एजुकेशन या लिटरेसी का स्टेटस क्या है, तो इनके द्वारा प्रकाशित आंकड़े भी सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। बहुत सारी व्यापारिक संस्थाएं हैं, जैसे आप व्यापारिक संस्थाओं का मतलब जो बिजनेस में डील कर रहे हैं। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एनुअल अकाउंट्स को पब्लिश करती हैं, अपने बैलेंस शीट को, अब इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को। तो उनमें जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, अगर आप उन आंकड़ों को अपने अनुसंधान के काम में लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए द्वितीयक या सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। इसी तरह से विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च की जाती है और उस रिसर्च को पब्लिश किया जाता है, तो वो आंकड़े भी आपके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। पत्र पत्रिकाओं में, चाहे वो जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, कॉमर्शियल वीकली निकलता है, या इकोनॉमिक टाइम्स है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज एनुअल निकलता है एक। तो इस तरह की जो व्यापारिक या बाजार से संबंधित, मार्केट से संबंधित सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए जिन मैगजीन्स को निकाला जाता है, उन पत्र पत्रिकाओं में जो आंकड़े पब्लिश हो चुके हैं, उनको अगर आप अपने काम में लेना चाहें तो वो भी आपके लिए सेकेंडरी डाटा के रूप में काम करेंगे। इसी तरह से बाजार में जो है, बाजार में मीन्स शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं, या MCX पे मेटल से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, तो इस तरह के जो पब्लिश आंकड़े हैं वो भी आपके लिए सेकेंडरी डाटा के रूप में काम में आएंगे। कई बिजनेस या एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, वो भी अपने डाटा पब्लिश करती हैं। व्यापारिक भी हो सकती हैं, गैर व्यापारिक हो सकती हैं, जैसे फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, शुगर मिल्स एसोसिएशन है, जूट मिल्स एसोसिएशन है, मुंबई मिल्स मालिक संघ है। तो इनके द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। अगर आप उन आंकड़ों को अपने व्यवसाय में काम में लेना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए सेकेंडरी डाटा के तौर पे काम करेंगे। ये तो बात हुई जो पब्लिश सोर्स हैं। सेकेंडरी डाटा अनपब्लिश सोर्स से भी आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग रिसर्च करते हैं वो, या रिसर्च करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं अपने सारे संग्रहित तथ्यों को प्रकाशित करते हों। तो जो तथ्य संग्रहित करके काम में तो आ चुके हैं लेकिन पब्लिश नहीं हुए हैं, उन अनपब्लिश्ड डाटा या सोर्सेज से आप जो सूचनाएं प्राप्त करेंगे वो भी आपके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे, लेकिन वो डाटा कहलाएंगे फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही। ब्रीफ में मैं एक बार समराइज करना चाहूँगा कि सांख्यिकी में जब भी आप किसी भी फील्ड का इन्वेस्टिगेशन, अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तो सर्वप्रथम डाटा कलेक्शन की बात आती है। तो अनुसंधान का हमारा क्षेत्र क्या है, क्या उद्देश्य है, आप किस तरह की एक्यूरेसी चाहते हैं, तो उसके आधार पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। दो तरह का डाटा होता है, प्राथमिक एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा के कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में मैंने आपसे ब्रीफ में चर्चा की। और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, जिनको आप किन किन माध्यमों से कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस किया। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।